तो जो आपको अपना आप है, जो ये आप सपोज़ आप दिन में काम करते-करते 50,000 कमाते हैं। द मोमेंट योर हेल्थ इज़ डाउन, आप 50 पैसे नहीं कमाएँगे। Joint pains, bone pains. Today we are going to talk about arthritis and rheumatological disorders. Welcome back to the social, where we bring you conversations that matter. Today we are talking about a subject often overlooked but deeply impactful. Yes, we talk about rheumatology, from joint pains to the rising autoimmune disease across globe. Rheumatology affects people in ways that shape their daily life. We are honored to have with us Dr. Ashik Hussain, consultant rheumatologist and assistant professor, Department of Medicine, GMC Srinagar and Associated Hospitals. Welcome to the social, Dr. Saab. तो डॉक्टर साहब, लेट्स डिस्कस अबाउट, क्योंकि अब कश्मीर में विंटर आ रहे हैं। तो विंटर में ना कुछ लोगों के कंप्लेंट्स होती है रिलेटेड टू जॉइंट पेन्स या पेन इंक्रीज हो रहा है। तो उन लोगों को कैसे वो प्रिवेंट करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स इन कश्मीर? अच्छा, जो वेदर का इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल बॉडी पे, एक अ, हमारी जो एक्सट्रीम वेदर वाला कंडीशन है यहाँ पे, गर्मी में तो ठीक-ठाक गर्मी अभी थी, लेकिन सर्दियों में एक्सट्रीम में हम जाते हैं। तो इसमें जो भी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ बोलते हैं, या अगर सिंपल लैंग्वेज में गठिया काशिर पॉइंट वनान रिहार, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं। जैसे जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है आर्थराइटिस का या गठिया का, वो है स्टिफनेस। आप सुबह उठते हैं, जागते हैं, आपके हाथ जो हैं अकड़े हुए होते हैं, अकड़न। तो विंटर में ये चीज़ जो है बढ़ जाती है, एक ये। दूसरा, एक और कंडीशन, एक और प्रॉब्लम होती है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में, जिसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप बाहर निकलेंगे घर से, आपने हाथ खुले होते हैं, नॉर्मली हाथ हमारे जी। कवर्ड नहीं होते हैं, तो जो ब्लड फ्लो होता है हमारी उंगलियों की तरफ जो जाता है, वो रुक जाता है। तो ये सफ़ेद हो जाते हैं, फिर ब्लू हो जाते हैं और पेन होना स्टार्ट होता है। इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं, और ये एक सिम्टम है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ का। ये बढ़ जाता है विंटर में। तीसरा, ये भी देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है उन लोगों में जिनको ये गठिया का रोग होता है, उनकी इन्फ्लेमेशन भी विंटर में बढ़ जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आप जब बाहर जाएँगे आप ग्लव्स पहन लें। कोशिश करें कि बाहर, क्योंकि ये जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको हम रेनॉल्ड्स बोलते हैं, ये कभी-कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि आपको अपनी उँगली काटनी पड़ती है। ये जो ब्लड फ्लो ही नहीं हो, नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो आपको काटनी पड़ती है। तो ऐसा होता है, जी। और सिग्निफिकेंट परसेंट लोगों में ये होता है, ख़ासकर उन लोगों में जिनको सिक्लोडर्मा एक डिजीज़ है, अक्ख किस्म रिहार छ, तथ मज ज़्यादा पहन मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ छ, बेहिए ल्यूपस छ। यम छ 3 दद यमन मज जन ख़ासकर ये रेनाल्ड्स गसन छ। अथ दौरान छ अख छ मेडिसिन्स तम यम जन ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करन सान अथन पकन खतर। नंबर 2 छ वार्म थवन। इनफैक्ट कैंसर लुकन छ वन कंप्लीटली तुम हसा नीरियो नेबर कहीं ड्यूरिंग विंटर्स। ये छ वारिया इम्पॉर्टेंट इमन हंद खतर, ताकि यम जन यह डिजिट वगैरह छ अथ छ उंगज छ यम रोजन सेफ। So that means cold weather is having direct impact on these type of patients. Cold weather is basically one of the reasons that leads to the morbidity. In fact, amputation of the limbs, जिसको हम काटना पड़ता है, आपकी उंगली में ब्लड फ्लो नहीं चलता है, अल्टीमेटली वो टिश्यू डेड हो जाता है, वो को काटना पड़ता है। इसका मतलब है कि इस बीमारी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है वेदर का, एक्सट्रीम कोल्ड इसका। ओके। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ थी ये कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ यंग पर्सन इन हिज 30s, तो वो डायग्नोज्ड है विद आर्थराइटिस या फिर कोई रेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। इज देयर एनी सोशल स्टिग्मा कि लोग उसको देखते हैं एज एन ओल्ड एज कि ये बूढ़ा हो गया जवानी में ही,
या इसके हाथ पांव सही काम नहीं कर रहे हैं. यू माइट हैव सीन मेनी यंग पीपल. अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मास होते हैं कि आँख, अगर मैं इसके पास बैठूँ ये फैलता तो नहीं है, जी. वो नहीं है। करेक्ट. किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एसएलई हो, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, 6 कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, ये एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलता है। सो ये बात कंप्लीटली अपने दिमाग से इंसान को निकालनी चाहिए। अब दूसरा कि इनको डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। अगर आप देखेंगे 2000 से पहले जितने भी आप लोग देखेंगे जिनको 10 साल या उससे ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा होगा, जी. उनके हाथ आप टेढ़े देखेंगे। हाथ टेढ़े होंगे, डिफ़ॉर्म्ड होंगे, उँगलियाँ पता नहीं अपनी जगह से हिली हुई हैं। लेकिन उन दिनों में 2000 इनफैक्ट अप 2005 कोई इलाज नहीं था। तो हम क्या करते थे, या तो पेन किलर दे दिए, पेन था पेन किलर दे दिए, स्टेरॉइड शॉट दे दिए। लेकिन जो इलाज हम बोलते हैं जिससे एक तो है सिम्पटम रिलीफ, यानी कि पेशेंट को पेन में फ़र्क हो गया, दूसरा है डिजीज़ कंट्रोल। तो वो जो 2000 ऑनवर्ड्स जो प्रोग्रेस हुई है मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में, उससे आप आज नहीं देखेंगे कि कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको डिफ़ॉर्मिटीज़ हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसने इलाज नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से स्टेज पे इस डिज़ीज़ को करते हैं। सपोज़ एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी उँगलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है, डिफ़ॉर्मिटीज़ हो चुकी है, आप वो रिवर्स नहीं कर सकते। इवन इफ आप सर्जिकल प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करें, Nothing वो is going to work out. नथिंग विल हेल्प हिम। Okay. लेकिन जब आप अर्ली डायग्नोज करते हैं और उसको प्रॉपरली इलाज करते हैं, जी. द पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन विल गेट डिफॉर्मिटी इज लेस देन 5%। सो ट्रीटमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया है आपने, कौन से स्टेज पे किया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जी. सबसे ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है. फॉर एग्जांपल अगर हम ओल्ड एज की बात करेंगे, कोई इंसान इन हिज 60s 65 या 70s एज में आपके पास आता है विद पेन इश्यूज एंड ऑल दैट. कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हम ओल्ड एज समझ के ये कंसिडर करते हैं कि इट माइट बी पेनफुल फॉर हिम, तो डायग्नोज में थोड़ा टाइम लगता है, और देयर आर फैसिलिटीज अवेलेबल जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं इन पेशेंट्स में. इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि रोमेटोलॉजी इज़ बेसिकली ए न्यू ब्रांच। जी. तो हाँ, जो पहले अगर आप देखेंगे जी. लोगों में, इनफैक्ट फिजिशियंस में भी अवेयरनेस बहुत कम थी। हम्म. लेकिन आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है, यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद यू। जी. हमारे जब मैं एमबीबीएस करता था, इट्स अ टॉक ऑफ 2001 से ऑनवर्ड्स, तो वी डिडंट हैड दीज गैजेट्स टू अपडेट आवरसेल्व्स डेली बेसिस। लेकिन जो भी आजकल फिजिशियंस निकलते हैं, एटलीस्ट दे हैव दिस बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस आर। आपने अब बोला कि एल्डरलीज में, जी. नॉर्मली एक कंडीशन है शायद सभी रूमेटॉइड कंडीशंस में जो एल्डरलीज में होती है, बाकी जितनी भी कंडीशंस है वो यंग एज से स्टार्ट होती है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक डिजीज है जो ज़्यादातर हालांकि ये जो है बच्चे में भी हो सकता है, टीनेजर में भी हो सकता है, यंग अडल्ट में भी हो सकता है, और एक्सट्रीम एज मोर देन 65 जिनको हम जीरियाट्रिक एज बोलते हैं उनमें भी हो सकता है। बट कॉमनली ये एक्सट्रीम लास्ट वाले एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो ये जब आप पेशेंट देखते हैं, एक तो आता है पेन करके। जी. सिंपली पेन डज नॉट मीन कि ये पेशेंट जो है इसको आर्थराइटिस होगा। इट इज़ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ दैट एरिया। सपोज किसी को हाथ में पेन है और उसके साथ ही इसके जोड़ स्वेलिंग में भी है. ओके. सूजन है, तो सूजन और पेन बनाते हैं आर्थराइटिस। अगर आपको सिर्फ पेन है, दैट इज ए सिम्टम, उसको हम आर्थरालजिया बोलते हैं। ओके. अब चूंकि पेन जो है वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, जी. यानी आप बोलेंगे पेन है, अगर आपको कभी भी इंसान को जो है पेन स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड हर इंसान का डिफरेंट है। जी. जिस पिंच पे आपको पेन लगेगा शायद मुझे उससे ज़्यादा पिंच पे पेन लगेगा। ठीक है, तो वो पेन जो है वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है। अगर इस पेन के साथ उस जॉइंट में आपको सूजन भी है, स्वेलिंग भी है, दैट मेक्स इट ए साइन, क्योंकि जो सूजन है वो दोनों देखते हैं, आप भी देखते हैं और फिजिशियन भी देखता है, तो इट बिकम्स आर्थराइटिस। वो सिग्निफिकेंट है। और मुझे लगता है कि आजकल जैसे मैंने कहा जो भी नए फिजिशियंस निकलते हैं,
दे आर अवेयर ऑफ दीज बेसिक थिंग्स कि कहाँ पे मुझे प्रोसीड करना चाहिए। और डिले इन डायग्नोसिस कॉमन है ये, यहाँ पर हमारे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें ही नहीं है, डिले इन डायग्नोसिस डेवलप्ड वर्ल्ड में भी है। Okay. बिकॉज जो रोमेटोलॉजिस्ट्स का नंबर है वो किसी भी मुल्क में अभी उतना नहीं है। So अगर it is आप less, more than the will reason जितना is हमको requirement basically है there are very less number of people who are getting trained in rheumatology. अब मैं rheumatology. सिंपल आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में we have more than 8 institutions which are teaching institutions. यहाँ पे हमें एक भी सीट नहीं है जी कि जो हेस पर स्पेशलाइजेशन कराई जाए रोमेटोलॉजी में, Rheumatology. ठीक है। एक डिपार्टमेंट है हमारे स्किमस सोरा में जो कि रोमेटोलॉजी का सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो द पीपल जो है Otherwise, do you think we need this facility in every district, everywhere in India? विद टाइम, वक्त के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को हम जंप नहीं कर सकते, मतलब आप स्टेप 1 से स्टेप 8 पे नहीं जा सकते एक साथ। We have to cover We have these to go steps. one step 2 and cover with smoothly so that everything goes smoothly. बट जो है इस अब चूंकि जो मॉडर्न मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो पीपल आर एक्सपोज टू दीज थिंग्स। आज मतलब आज से 20 साल पहले के अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि कैसे डायग्नोज किया जाता था एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी और अगर थी भी वो वेग टेस्ट थे। जी अभी स्पेसिफिक टेस्ट्स आते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करें, ये सिम्टम है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये डायग्नोस निकलेगा, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहब, फेथ हीलर्स या जो ट्रेडिशनल रेमेडीज थी हमारे कश्मीर में रिलेटेड टू द बोन हेल्थ, फ्रैक्चर्स, बाकी बाकी चीज़, हाउ डू यू सी इट इन टुडेज मॉडर्न साइंस, और लोगों को क्या करना चाहिए उसमें कि अगर कोई फेथ हीलर के पास जाता है, 2-3 साल चला गया एंड अल्टीमेटली दे रीच टू द डॉक्टर और तब तक देखते हैं हम कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होती हैं उनके बोन हेल्थ में। देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारी दो चीज़ें आती हैं जब भी हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं। एक तो वो है विच इज़ ए लिटिल एविडेंस बेस्ड, जिसमें कुछ ठीक सबूत हैं कि हाँ ये मदद करते हैं। दूसरा ये है कि जो कि मिथ्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको चोट लगी, आपकी मदर आपको दूध का एक गिलास लेके आते हैं जिसमें हल्दी मिलाते हैं, जी ठीक है। दैट हैज़ ए एविडेंस दैट जो टर्मरिक है इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चोट लगी है और आपका जो है आप बेहोश हो गए हैं, आपको बोलेंगे कि नहीं ये जो है इनमें भूत आया है, तो फेथ हीलर के पास जाएंगे, वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो उसके लिए आपको प्रैक्टिशनर के पास जाना है। सर में चोट तो नहीं है, अंदर कुछ हुआ तो नहीं, हार्ट में कुछ हुआ तो नहीं है। तो फिर जो ये हमारा ट्रेडिशनल है इसमें जो एविडेंस बेस्ड है, जो हमारे घर में हमारी दादी या हाँ नानी हाँ जो उन्होंने यूज प्रैक्टिस करते थे किया है जी अपने लाइफ में एंड दे हैव ऑब्जर्व्ड इट दैट इट बट हेल्प्स। अगेन दैट इज नॉट फॉर द इमरजेंसी केयर पेशेंट। एब्सोल्यूट, वो बिल्कुल भी किसी इमरजेंसी कंडीशन में आप अपनी जो नहीं कर ट्रेडिशनल सकते, चीज़ें हैं जी। वो नहीं करें। आप जो है इमरजेंसी में ऑलवेज यू हैव टू गो टू द इमरजेंसी रूम ताकि आप एक ओपिनियन ले लें कि कोई कंडीशन तो नहीं। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट प्रेग्नेंट वुमन आफ्टर दे डिलीवर देयर बेबीज। कुछ देर तक उनको लगता है नेक पेन, बैक पेन, सो अगेन आई वुड से कि do they need to seek a consultation if there is not any swelling and all that, या फिर उनको कंसल्टेशन लेनी चाहिए टू सी कि ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है और समथिंग हैज इरप्टेड। अच्छा, जो पोस्टपार्टम पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो नॉर्मली 42 डेज तक रहता है डिलीवरी के बाद, और इन 42 डेज में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जो आपका वेट है वो सडनली ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। आपका जो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम होता है, ऑलमोस्ट आपके 2 लीटर ब्लड बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो बहुत कम हो जाता है। तीसरा जो आपके हार्मोन्स हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं।
तो ये जो हार्मोन है ना, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ओके। ठीक है। अगर आप देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट कंसीव जब करता है, धीरे धीरे उनकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर ओनली 25% ऑफ द मेडिसिन उनको लगेंगे, अगर वो 4 दवाइयाँ लेते हैं तो प्रेगनेंसी के साथ साथ उनकी एक दवाई पे पहुंच जाती है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं इनकी, जी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। लेकिन जैसे ये सडनली रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि स्ट्रेन, जो प्रेगनेंसी का 9th मंथ ऑनवर्ड्स एंड टिल द बेबी इज डिलीवर्ड, जी। वो एक एग्जॉस्टिव फेज होता है फॉर द मदर, डेफिनेटली। और इसमें स्ट्रेन होना, बाकी नींद चीज़ पूरी होना, नहीं करना, हाँ, डाइट के इश्यूज। ये चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट करती हैं। बट जनरली सिंपल बॉडी एक्स है, नेक पेन है, आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट। हाँ, अगर ये आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है, यू शुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 42 डेज या जो हम पोस्टमार्टम पीरियड में दे शुड रिजॉल्व। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट योर ओपीडीज एट एसएमएचएस। किस दिन रहती है आपकी ओपीडी एसएमएचएस में? In SMHS, my OPD is on Tuesday in room number 22. Like वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा रश रहता है, यूजुअली फिनिश इट एट अराउंड 4-4:30। तो ये हफ्ते में एक ही बार मेरी ओपीडी होती है, बिकॉज द सिस्टम इज सच कि रेस्ट ऑफ द डेज आपको क्लास है, राउंड है, बाकी चीज़ें हैं। जो ओपीडी है वो ट्यूसडे को रहती है। So, do rest of the departments refer the patients to you at SMHS? जी, जहाँ कहीं पे भी जो उनको लगता है। हमारे जो बाकी एसोसिएटेड यूनिट्स हैं हमारे जी। मेडिसिन के या एनेस्थीसिया के, सर्जरी के, वो रेफ़र करते हैं, स्पेशली दोज हु नीड एमरजेंट केयर, तो वो तो भेजते ही भेजते हैं। इन एडिशन टू दैट, उनको जिनको लगता है कि ओपीडी सर्विसेज रोमेटोलॉजी की ज़रूरत है तो वो भेजते हैं। तो यूजुअली कितने देर तक रहती है आपकी ओपीडी? टिल 4:30? यूजुअली जो पिछले 5-6 महीने में देख रहा हूँ कि कुछ 4:30 तक जो है ओपीडी चलती है। एंड साइज ऑफ ओपीडी यूजुअली? और मुझे तो लगता है कि अराउंड 150 प्लस पेशेंट्स हो जाते हैं। एंड इट्स इंक्रीजिंग? एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स ट्रू। डू यू ऑल्सो एडमिट पेशेंट्स? जी, जिनको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है एडमिशन की, वो एडमिट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात हम करेंगे। कशिर पठन यथ अस वनान छ कह लोग रिह तो कह लोग छ वनान रिहार। अच्छा। Is there any difference between these two? अच्छा, ये बेसिकली अस कशिर पाँट अगर आज कंस ती कोठिस करे दोद सह दम मे रि या रिहार। रिहार छ नॉर्मली वन सु दोद युस जन तुहद होल जिस्म, यानी द रेस्ट ऑफ योर बॉडी इज आल्सो अफेक्टेड, इट्स नॉट जस्ट वन जॉइंट। रिह सिंपली ब्रोट प्रेन वन ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस जन वन वोन में ज्यादा पहन कोठिस गसान या यथ गसान। रिहार मतलब अगर इस वनो, हालांकि ये स्पेसिफिक कशिर टर्म के, बट ये जन जनरली यूज करान अमिक मतलब गो कि अख जोड़ बेच बाकी सिस्टम ते ऐसे It's including other parts of the body. तो ये जन इस कनेक्टिव टिश्यू डिजीज वनान छ, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, सो गो रिहार। तो अगर सिंपल टर्म में वो ऑस्टियोआर्थराइटिस अत वनान रि, मगर ये हर अख यमिस ये पेन आस जोड़ सह वन मे रिहार, तमिक मतलब मे नश पेशेंट यवान और मे यथ दोद मे रिहार। तम पत ये तुम एग्जामिनेशन करान इन्वेस्टिगेट करान यमन छुना आसान तुथ कह, या कुछ साथ दब लोगमुत, या सिंपली ऑस्टियोआर्थराइटिस कंस गाउट या स्प्रेन स्ट्रेन गोमुत जॉइंटस, रिहार छुना आसान कह। म्यान हिसाब गोस ये वर्ड आम इंसान यूज कर क्या बासान यह जन पन्निस पानस गोवान यत वनान पन्निस, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ कि यह मे रिहार। मे बासान यम टर्म अगर थोड़ा अवॉइड करो, दैट इज बेटर। क्या समटाइम्स इट इज़ मिसलीडिंग। आप अगर एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे
तो आपको एक और कंप्लेंट है जैसे आपके चेस्ट इन्वॉल्व है जुकाम च बेकि तो मे रिहार पाने करा डायग्नोज yes लेबल पानस yeah हाँ that complicates the thing ओके because rehar means has connect tissue disease and the person who is going to treat you will think twice treating your अच्छा current illness अमिस छा मे कुछ दवा पे अमिस दियुन किस पट पे दियुन क्या पे करन वह गस और so we so should it will avoid labeling ourselves पाने until and unless we are until not and unless diagnosed for the same absolutely अगर तो डॉक्टर साहब च वोनमुत कह कि तो रिहार हम्म never say it that me रिहार तो डॉक्टर साहब what is the role of steroids and painkillers अगर broader sense में rheumatology देखेंगे तो अच्छा स्टीरॉइड इज द पेन किलर इत पे तो ऐसे कथ ओस करन 2000 ब्रोट ओस युत इलाज अमिक चल कह दच करंटली तथ कह रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस यथ मजन गोडन्युक ट्रीटमेंट पेन किलर सपोज कह यथ सह कोब नेरन यथ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नमिस लकटसी बिचार कोब आसान द्रामुत वर्ल्ड वाइड 70% लुक ठीक गसान 3 हफ्तन फुल डोज पेन किलर खेन सत मतलब गो पेन किलर छुन दवा कह पेन किलर इज आल्सो ए मेडिसिन यानी कंप्लीट ठीक गसान तम सज इन्फ्लेमेशन एंड सह यूत इफेक्टिव कि वन वनकस करंटली इंजेक्शन दिवान 30-40 सासन रेतस हु 10 रुपयन हुंद दवा रेतस बराबर यूत इफेक्ट कर यूत 40 सासन इंजेक्शन कर सो पेन किलर इफ टेकन एन फॉर एन अप्रोप्रिएट कंडीशन छु दवा बराबर मतलब गो यह खराब की तो दोम स्टीरॉइड स्टीरॉइड यह जन सन इनफैक्ट फिजिशियन डॉक्टर्स कम्युनिटी मज स्टीरॉइड इनहिबिशन हालांकि कोविड पत चल ज्यादा क्या अकै दवा ये जन कोविड ठीक सह स्टीरॉइड कह कंडीशन जन लाइफ थ्रेटनिंग रोमेटोलॉजिकल कंडीशन सपोज इंसान अमिस SLE अत SLE मज यह ब्रेनस इफेक्ट कर वन सेनस ल्यूपस यह किडनी इफेक्ट कर 8 दोहन मज किडनी खत्म कर वन यह ल्यूपस नेफ्राइटिस अमिस इंसानस अगर न हाई डोज 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम 5 100 मिलीग्राम स्टीरॉइड दिमो वल किडनी तम मकली या मकली जू नश so it's every time tailor made for every individual यह इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट SLE नॉर्मली रूमेटेड आर्थराइटिस मज ज्यादा तूत पे जरूरत अगर आस 1 मिलीग्राम अम फर्क पे कह बॉडी पे मगर कह कंडीशन इत पे मे तुम SLE वन 90% SLE पेशेंट्स यमन एट लीस्ट 5 मिलीग्राम लाइफ लॉन्ग पे अगर नम खेन यह इट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ इन देम बट नॉर्मल पेन अमिस क्या इसको जरूरत नहीं है इसको जरूरत so वही एक चीज है डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कहीं पे कि रेमेटोलॉजी के रिलेटेड जो मेडिसिन है दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव तो आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स पेशेंट्स जब आप उनको मेडिसिन लिखते हैं क्या आप उनको देखते हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है किस हिसाब से हमको मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए इफ समबडी कम्स फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज या किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा डाउन है उस टाइम क्या करते हैं आप मेडिसिन अच्छा जो हमारा अप्रोच चूंकि अभी हम एक डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ की कम्युनिटी में पता है तो हमारे पास जो मेडिसिन होते हैं एक होता है जैसे कि बायोलॉजिकल आजकल यूज करते हैं एक होती प्राइमरी ड्रग्स जो कि हमारे यहाँ के पेशेंट से की नज़र से भी दूर इनफैक्ट मेरी नज़र से भी दूर है दूसरे होते हैं बायोसिमिलर्स बायोसिमिलर्स कैसे बनते हैं मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ एक दवाई है ये बनाई है इन्होंने 1+1=2 जी ठीक है इसका सिमिलर दवाई बनता है जो ये प्राइमरी मॉलिक्यूल था जिन्होंने ये इन्वेंट किया है इसका सिमिलर बनता है जिसको बोलते हैं बायोसिमिलर्स वो क्या करते हैं वो 3-1=2 बनाते हैं ऐसा सिंपल आपको ये जो है क्लियर ये दवाएं ऑलमोस्ट सेम होती हैं हालांकि जो प्राइमरी दवाई होगी वो शायद 1-2% ज़्यादा बेटर हो इससे तो इनमें जो फ़र्क होता है ना वो 100 फोल्ड्स होता है अगर ये इंजेक्शन आपको 1 लाख में आती है ये आपको 5,000 में मिलती है जी तो एक तो ये अप्रोच जो है इससे हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है इसके बाद आई हैव बीन फॉर्चुनेट एनफ कि एक NGO है जी जो कि एक इंडियन NGO है उन्होंने
2 चीज़ें जो है मुझे हॉस्पिटल में प्रोवाइड करी। एक, जिनकी एज 30 से कम हो और ओके। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ से अफेक्टेड हो, हम्म। क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है, जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जी। ये लाइफ लॉन्ग इनमें कोई इश्यू ना आए। ओके। तो ये जो बायोसिमिलर्स हैं, यानी अभी भी अगर एक इंजेक्शन 6000 में आती है, जी। आप महीने में 2 बार देते हैं तो 12,000 होता है, जी। और कोई भी स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो उनको मैं एनरोल करता हूँ, हम्म। और वो जो है वो एनजीओ इनको वो दवाइयाँ देती प्रोवाइड है, करती है। एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि ये जो है इनको ये एक तो इंजेक्शन सप्लाई करते हैं, जी। टैबलेट्स कुछ महंगी दवाइयाँ होती है वो ओके। भी सप्लाई करते हैं। तो ये लेकिन उनके लिए हैं जिनकी एज 30 से कम हो, Who जो are खुद in their एम्प्लॉयड, young जो age. जो जी। खुद एम्प्लॉयड नहीं है, और जिनका जो है क्योंकि वो वेरिफिकेशन करते हैं क्या ये Definitely. जो इंसान है ये डिजर्व करता है, बिकॉज कुछ लोग हैं जिनको मुश्किल से खाना मिलता है और वो Definitely. 10,000 की इंजेक्शन नहीं Definitely. लगा सकते। स्पेशली हॉस्पिटल्स में, अगर प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा बेटर क्लास लोग आ जाता है, हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंसान जो आपको 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वेट करता है, जी। इसका मतलब है इस इंसान के पास जो है इतने फाइनेंसेस रिसोर्सेज नहीं है, ये आधे घंटे जाके क्लिनिक पे आपको जो है दिखा दे। तो ये आपको पता चलता है कि ये जो है डिजर्विंग इंसान है इस चीज़ के लिए। तो अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि ये जो है लोगों की मदद हो। डेफिनेटली, बट ये दिस इज अ क्वाइट अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को कि एटलीस्ट जिन्होंने ऐसी फैसिलिटी रखी है ऐसे लोगों के लिए, सो दैट अर्ली यंग एजेस में ही जिनको ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है वो मिलती है। मिल जाती है उनको। तो डॉक्टर साहब, maybe we will have so many questions and maybe we need next episode again. तब तक के लिए हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी मैसेज दे दीजिए जिनसे उनका बोन हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगा। अच्छा, व्हाट तो विल बी दैट? मेरी जो एडवाइस रहेगी, जी। एक तो है खुश रहिए, क्योंकि जो आपका दिमाग है, इट कंट्रोल्स योर एवरीथिंग, एवरी योर हेयर फॉलिकल्स आर कंट्रोल्ड बाय योर न्यूरॉन्स। तो खुश रहे, वो एक चीज़ है। दूसरा, अपने आप के लिए जो है हमेशा ही टाइम रखें। हमारी जो जो बेसिकली लाइफ है, ये बहुत फास्ट हुई है, मटेरियलिस्टिक है, हम दौड़ते रहते हैं दिन भर, सुबह 5 बजे उठे, निकले, दौड़े। इसमें से हम क्या खोते हैं? एक तो आप अपने आप को खो जाते हैं, और दूसरा अपनी फैमिली को खो जाते हैं। तो जो आपको अपना आप है, जो ये आप सपोज आप दिन में काम करते करते 50,000 कमाते हैं, जी। द मोमेंट योर हेल्थ इज डाउन, आप 50 पैसे नहीं कमाएंगे। कुछ नहीं। लेकिन अगर आप वो 50 से घटाकर 30 तक लाएंगे ना कमाने, लेकिन 30 कंटिन्यू से, कमाएंगे। लेकिन अपने कंटिन्यू कमाएंगे, वो एक बेटर है। प्रोडक्टिविटी है, एंड द हेल्थ इज एट द सेम टाइम हेल्थ विल मेंटेन। बी देयर। और दूसरा है, तीसरा, जो हमारे पास ये रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके पास जितने हैं, एक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें खासकर मैं बोन हेल्थ की बात करूँगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो वो। हालांकि एक और चीज़ है, कश्मीरियों में लैक्टेज इंटॉलरेंस बहुत जी, होती है, कुछ लोग ये जो ऐसे होते हैं वो हाँ, दूध नहीं पी तो पाते दही हैं, दही या लिया कुछ करें, बच्चे दही, हैं जो हाँ अंडा नहीं खा पाते हाँ, हैं। तो दही लिया करें, मुझे लगता है दही इज़ ए बेटर अल्टरनेटिव। मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज जब भी वो दूध लेते हैं तो बोलते हैं हमारा पेट में स्टमक इश्यूज हो जी। जाते हैं, बट दही इज़ एन अल्टरनेटिव और रिप्लेसमेंट उस चीज के लिए। रिप्लेसमेंट। Vegetables contain good amount of vitamin D, and green leafy vegetables contain calcium supplements also. तो हेल्दी धूप में जाएं, वॉक करें, रेगुलर वॉक करें, क्योंकि जो आप वेट अपने जोड़ों पे डालते हैं उसी से ये आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें टिडबिट्स लाइफ लॉन्ग अगर हम प्रैक्टिस करें तो एंड अच्छा लगेगा। फाइनली एट लास्ट, अगर हमारी पेन इंटॉलरेबल है विद स्वेलिंग, देन वी शुड डेफिनेटली कंसल्ट रेमेटोलॉजिस्ट एट दैट जी, टाइम। एक लास्ट में मैं एक चीज़ इसमें बता दूं जी। आपको। कुछ होती है बेसिक जो ना सिम्टम्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के, उनमें से कुछ नॉन स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक है। सपोज एक इंसान को रैश है, वो धूप में निकलता है, उसके चेहरे पे रैश हो रैश हो जाता है, जाते हैं। दैट इज ए स्पेसिफिक कंडीशन जिसको हम मेलर रैश बोलते हैं।
और उसके चांसेस जो है स्पेशली फीमेल्स को अगर ये होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ के ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है, आप सुबह उठे, आपके हाथों में अकड़न है और ये आधे घंटे से ज़्यादा तक रहती है, आप काम करते रहते हैं, एक स्पेसिफिक साइन है। कुछ फिर नॉन स्पेसिफिक है, जैसे आपको लगता है फीवरिशनेस है, हिम्मत नहीं है, रेस्ट करने के बाद भी उठा तो वो भी लग रहा है कि पूरा थका हुआ है, वो नॉन स्पेसिफिक साइंस है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक है, बेटर है कि आप कंसल्ट कर लें। अगर नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, एक फिजिशियन से फिर भी बात कर ले कि ऐसा कुछ अगर होगा, ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। So, early prevention is better. The earliest you start treatment, the least your chances are that you may develop any problem like a deformity or an organ damage because of a disease. So जितना early आप जो है इलाज करते हैं डैमेज होने से पहले, तो उतना चांसेस है कि आपकी जो लाइफ में है कोई इश्यूज नहीं आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा एंड इंशाल्लाह इफ देयर वुड बी अ चांस अगेन वी विल हैव अ नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। थैंक यू सो मच। Thank you, Yasir and the team for inviting me. It was nice to talk to you. Thank you. Rheumatological conditions may not always be visible, but their impact is profound. From Kashmir to Kanyakumari, thousands live with daily pain that could be managed with the right treatment. Let's remember, health is not just about surviving, it's about living a peaceful, productive, and meaningful life. So, without silent suffering, stay connected and stay aware. फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में. Till then, have a splendid time. Thank you.